नमस्कार, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पॉलिटी की क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। निरंतर कुछ बच्चों के पर्सनल फ़ोन आए थे कि सर कुछ क्लासेस जो इससे पहले की हैं वो छूटी हुई, वो भी थोड़ा सा कवर करा दो। टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर तो हो रहे हैं, लेकिन अगर इससे पहले के मिल जाएंगे तो फिर तो हमने कहा कि ठीक है, अच्छा तो पुरानी जो क्लासेस जो हैं हम लोग जो ऑफलाइन में पढ़े हैं उसको भी हम ऑनलाइन में कहीं ना कहीं यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे। मेन फोकस रहेगा पहले सारे के सारे वो क्लासेस आपको मिले जो भी आगामी परीक्षाओं में मिलने वाले हैं। जो आपका सिलेबस है पॉलिटी के, सबसे पहले वो सारे के सारे सिलेबस कवर कराए जाएंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। कुछ बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका ही फ़ोन आया था, तो उनके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं चीज़ें देख रहे हैं कि अगर नहीं मिल पा रहे हैं उनको पर्याप्त संसाधन, तो वो टॉपिक पहले पॉलिटी के कवर किए जाएंगे जो आपके कहीं ना कहीं आगामी पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे वो आपके। तो इससे पहले हम लोग अभी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर चुके थे और राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बात कर चुके थे, विधायी शक्तियों के बारे में बात कर चुके थे, आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात कर चुके थे। तो इन टॉपिक को अभी हम आगे भी कवर करेंगे। राष्ट्रपति की और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा शासन व्यवस्था जो कहीं ना कहीं भारत में चलाई जा रही है वो कैसे चलाई जा रही, क्या होती है सरकार, सरकार का गठन कैसे होता है, सरकार के अंग क्या होते हैं, आम बोलचाल में जो सरकार होती है वो क्या होती है। तो पहले तो आप सरकार को समझने का प्रयास करेंगे सरकार होती क्या है, क्योंकि ये सरकारें जो होती हैं इन्हीं को कहीं ना कहीं, इन्हीं सरकारों में से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एक कार्यपालिका के रूप में आपने जो राष्ट्रपति अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का प्रधान है। तो राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रधान है, तो ये कार्यपालिका कहीं ना कहीं किसका अंग रहा होगा, तो सरकार का ही तो अंग कार्यपालिका है। क्योंकि अभी आम भाषा में अगर हम लोग बात करें सरकार क्या होती है, सरकार क्या होती है, सरकार के क्या दायित्व होते हैं, सरकार के दायित्व क्या होते हैं भाई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही मुख्य तीन कहीं ना कहीं अंग हैं इसके। तो हम लोग इसको समझ चुके, लेकिन बेसिक से इसको कहीं ना कहीं एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी भूभाग की अगर बात करते हैं, तो किसी एक भूभाग में जैसे कोई एक राज्य है, और राज्य अगर है तो इस राज्य के लिए क्या क्या चीज़ें कहीं ना कहीं आवश्यक होनी चाहिए, एक सरकार के लिए किन किन तथ्यों को होना चाहिए। अगर सरकार है तो सरकार के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो सरकार अगर है तो वो किस पर लागू होगी, किस पर कहीं ना कहीं अपनी विधि बनाएंगी, तो उसके लिए कहीं ना कोई एक राज्य होना चाहिए ना। तो जो सरकार होगी एक राज्य कहीं ना कहीं राज्य पर कहीं ना कहीं प्रभावी होगी, एक राज्य होना चाहिए, और राज्य जब होगा तो उस राज्य के पास अपना खुद का क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, अपना खुद का भूभाग होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्षेत्रफल होना चाहिए, कोई ना कोई क्षेत्र उसको दिया जाना चाहिए जहाँ पर कहीं ना कहीं उस राज्य की अवधारणा विकसित की गई होगी। तो जैसे अपने उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का अपना कहीं ना कोई क्षेत्रफल तो है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ये आपका क्या है, विस्तृत क्षेत्र है, तो ये हमारा क्षेत्रफल है। और उत्तर प्रदेश का शासन जो है, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ तक फैली हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या उज्जैन तक फैली हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या उत्तराखंड तक फैली हुई है, नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल तक ही तो फैली हुई है। तो ये जैसे मैंने बोला किसी राज्य में सरकार का जब कहीं ना कहीं सरकार को जब हम समझेंगे तो वहाँ पर उस राज्य के पास अपना इसका एक कोई ना कोई भूभाग होना चाहिए। इस भूभाग के साथ साथ उस भूभाग में कोई ना कोई जनसंख्या जो है वो निवास करनी चाहिए। अगर जनसंख्या है, लोग रह रहे हैं, और जब लोग रह रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उन लोगों को जब कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो जीवन यापन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर अब नियम कानून सरकार कहीं ना कहीं बनाई जाएगी। तो सरकार किसके ऊपर प्रभावी होगी, तो सरकार जो प्रभावी होगी वो किसके ऊपर होगी, जो जनसंख्या रह रही है उन लोगों को नियमबद्ध चलाने के लिए सरकार का गठन किया जाएगा। तो जब यहाँ पर जनसंख्या जहाँ जिस भूभाग क्षेत्र पर रहेगी वहीं पर एक हम लोग करेंगे किसका, सरकार का गठन करेंगे, एक क्या बनाएंगे, सरकार। अच्छा, जब सरकार बनाएंगे तो ये जनसंख्या जो निवास कर रही है, तो ये जनसंख्या निवास कर रही है तो ये क्या काम करेगी, ये जनसंख्या निवास कर रही है, तो सरकार जब कहीं ना कहीं जब बनेगी तो सरकार में कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी, और वो चीज़ें कौन कौन सी होंगी, इन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कानून बनाया जाएगा, और वह कानून का पालन करना किसका दायित्व होगा, नागरिकों का दायित्व होगा, लोगों का दायित्व होगा। यदि उस राज्य में वह नागरिक शासन के द्वारा बनाई गई विधि का पालन नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनको अपराधी माना जाएगा, और अपराधी जब माना जाएगा तो क्या होगा,
जब अपराधी माना जाएगा उनको, तो उनको कहीं ना कहीं अपराध के लिए पेश किया जाएगा, और पेश जब किया जाएगा तो उनके लिए एक न्याय व्यवस्था भी होनी चाहिए कि साहब ये अपराधी के तौर पर पकड़े गए हैं, इन्होंने अपराध किया है नहीं किया, तो उनके साथ न्याय कैसे हो, किस प्रकार का अपराध किया, कैसी अपराध किया है, प्रवृत्ति कौन सी थी, तो उनके लिए न्याय की कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी एक भूभाग पर जनसंख्या निवास करेगी, और जनसंख्या जब निवास करेगी, तब हम लोग क्या करेंगे, सरकार का गठन करेंगे। और सरकार भी कैसी होनी चाहिए, सरकार जो हमारी होनी चाहिए बिल्कुल निर्णय लेने में एकदम कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। निर्णय लेने में सरकार कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। क्यों, यहाँ पर जो भी नियमबद्ध चीजें होंगी वह किसके अनुरूप होनी चाहिए, वह वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या और कहीं ना कहीं शासन करने वाली सरकार के आधार पर कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो सरकार, आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो सरकार होती है, तो सरकार क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाएगा सरकार क्या होती है, तो सरकार क्या होती है, शासन करने वाली एक संस्था होती है। सरकार कौन होती है, सरकार जो होती है वह शासन करने वाली क्या होती है, शासन करने वाली एक संस्था होती है, संस्था होती है। तो जो सरकार होती है, आम भाषा में हम लोग बात करेंगे, जो शासन करती है, जो शासन कहाँ करती है, जो हमारे कहीं ना कहीं राज्य में शासन करती है। राज्य कहाँ तक विस्तृत होता है, राज्य का संबंध किससे होना चाहिए, भूभाग से होना चाहिए। उस भूभाग पे कौन निवास करना चाहिए, जनसंख्या निवास करनी चाहिए। भाई कोई क्षेत्रफल है, जैसे अंटार्कटिका ले लिया हमने, तो वहाँ पे क्या जनसंख्या निवास करती है, नहीं करती है, तो वहाँ कोई सरकार है क्या, नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ऐसा क्षेत्रफल जहां जनसंख्या निवास नहीं कर रही है, तो वहां पर हम कैसी सरकार का गठन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार जो बनाई जा रही है वो किसके ऊपर बनाई जाएगी, किसी न किसी के नागरिकों के ऊपर कहीं ना कहीं कानून, नागरिकों के लिए कानून बनाया जाएगा और नागरिकों के लिए विधि का निर्माण किया जाएगा। किस प्रकार से उस राज्य में लोग विधि का पालन करेंगे, कौन सा अपराध होगा, कौन सा कृत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, इसके लिए न्याय कहीं ना कहीं कैसे होगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं किसमें पड़ी जाएंगी, जहां पर शासन कहीं ना कहीं होता होगा, अर्थात जो शासन करने वाली संस्था होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सरकार कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं भारत में, आमतौर पे बात करें तो भारत में दो प्रकार की सरकारों के बारे में आपने पढ़ा है। तो दो प्रकार की जो सरकारों के बारे में आपने पढ़ा है, तो पहली आपने पढ़ी होगी प्रांतीय सरकार। जैसे अगर आपने पढ़ी है तो पहली आपने कौन सी सरकार पढ़ी है, प्रांतीय सरकार पढ़ी है। दूसरी आपने संघीय सरकार पढ़ी होगी, अर्थात अगर हम लोग बात करेंगे, पहले आपने कौन सी पढ़ी थी, प्रांतीय सरकार पढ़ी, अर्थात राज्य सरकारें होती हैं, और दूसरी कौन सी, संघ सरकार, अर्थात कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार के बारे में कहीं ना कहीं आपने जान रखा है कि भारत में जो है वो सरकार जो है वो कितने प्रकार से, कितने आधार पर, एक प्रांत की सरकारें अलग वर्गीकृत है और संघ की सरकारें अलग अलग कहीं ना कहीं वर्गीकृत है। यही काम पहले जो होता था, यही काम पहले जो होता था वो कौन करता था, यही सारा का काम जो पहले हुआ करता था ये एक व्यक्ति द्वारा किया जाता था। मतलब पहले सरकार कौन हुआ करता था, पहले सरकार जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, कोई एक व्यक्ति हुआ करता था। और जो व्यक्ति हुआ करता था, पहले जो सरकार एक व्यक्ति हुआ करता था, वह कौन हुआ करता, वही तो राजा हुआ करता था। भाई जो राजा साहब होते थे वो एक कहीं ना कहीं सिंगल व्यक्ति हुआ करते थे। आज की डेट में क्या, आज की डेट में तीन तीन अंग वर्गीकृत है। पहले एकमात्र व्यक्ति, पहले सरकार क्या हुआ करता, सब कुछ किसके अंदर निहित हुआ करता था, राजा के अंदर निहित हुआ करता था। मतलब अगर राज्य में कोई विधि का निर्माण करना है, कोई क्या बनाना है, कोई विधि बनाना है, कोई अगर विधि बनाना है तो कौन बना रहा है, राजा बना रहा है। कौन बना रहा है, राजा। उस विधि को लागू अगर करना है तो कौन कर रहा है, राजा लागू कर रहे हैं। अगर उस विधि का किसी व्यक्ति ने उल्लंघन कर दिया तो न्याय करने का काम भी कौन कर रहा है, राजा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे कि आज की डेट में सरकार के अंग कितने हैं, 3 अंग हैं। लेकिन पहले यही बातें अगर हम लोग देखते थे तो एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं क्या होती थी, एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं सारी बातें हुआ करती थी। जैसे अगर सरकार हुआ करता तो सब कुछ कौन, राजा ही सरकार। मतलब कोई भी कानून बनाने का काम अगर कोई करेगा तो कौन कर रहा है, राजा साहब कर रहे हैं। उस कानून को लागू करने का काम कौन कर रहा है, राजा साहब कर रहे हैं। न्याय करने का काम कौन कर रहा है, राजा साहब कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जो होता है न्याय के आधार पर कहीं ना कहीं क्या काम कर रहा है, व्यक्ति जो होता है न्याय जब कर रहा होता है तो न्याय में व्यक्ति विशेष को कहीं ना कहीं जो सजा होती थी या अपराध के मामले में दोषी बनाया जाता था, वह हर व्यक्ति को समान नहीं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को समान कहीं ना कहीं समान न्याय कहीं ना कहीं मिल नहीं पाता था। जैसे क्या हुआ कि अगर राजा साहब हैं तो क्या कोई व्यक्ति विशेष उनका कोई पहले से ही नज़र पे चढ़ा हुआ है कि हाँ ये व्यक्ति कभी भी हमारे किसी चुंगल में फंसे या ये व्यक्ति कभी हमारा किसी तरीके से अपराध की श्रेणी में फंसे तो हम इसको बिल्कुल सजाए मौत कहीं ना कहीं दे देंगे या फिर इसके हाथ कटवा देंगे। पहले के समय नहीं राजा साहब होते थे कि
इसको कहीं ना कहीं इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, इस तरीके सजाएं वगैरह बहुत कहीं ना कहीं पहले हुआ करती थी। तो बहुत कहीं ना कहीं जो यहाँ पर राजा जो हुआ करते थे वो न्याय जब करते थे तो कोई उनका करीबी है, उनका जानने वाला या कोई सिफारिश वाला व्यक्ति, तो उसके साथ न्याय कैसा होता था, सामान्य न्याय हो जाता था। लेकिन कोई ऐसा जो कोई राजा का कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी रहा हो या कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो तो उसके साथ क्या होता था, उसके साथ न्याय समान नहीं हो पाता था। इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ अलग अलग न्याय कहीं ना कहीं हो जाया करता था। अर्थात सरकार के जितने भी अंग थे वो किसमें निहित थे, वो सारे के सारे जो अंग थे वो किसमें निहित थे, वो सारे के सारे अंग जो थे राजा में निहित थे। इसलिए डाइसी साहब के बारे में आपने सुना होगा कि डाइसी साहब ने कहीं ना कहीं एक डाइसी का नाम सुना होगा, डाइसी साहब ने विधि का शासन, विधि का शासन को कहीं ना कहीं जन्म दिया था। ये प्रणाली कहीं ना कहीं जो लेके आए थे वो कौन लेके आए थे, कानून का शासन जो कहीं ना कहीं लेके आए थे। इस विधि का शासन की जो प्रणाली के बारे में बताने का जो काम किया था किसने किया था, डाइसी साहब ने किया था। और अपने यहाँ किसने, मॉन्टेग्यू ने कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं वर्गीकृत करने का काम किया। भारत में मॉन्टेग्यू जो साहब थे इन्होंने क्या काम किया, सरकार के जो काम थे उनको कहीं ना कहीं अलग अलग भागों में वर्गीकृत करने का काम किया भारत में। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं किसकी, सरकार की बात करने वाले हैं कि सरकार होता क्या। आम बातचीत में तो आपने जान लिया कि सरकार क्या होता है, लेकिन अब हम लोग कहीं ना कि भारत के संदर्भ में मॉन्टेग्यू के आधार पर कहीं ना कहीं हम चीज़ों को समझने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इसी सरकार के कहीं ना कहीं कार्यों को क्या कर दिया था, कार्यों को बांट दिया था। उसी को हम लोगों ने आज क्या कह लिया, उसी को हमने आज सरकार कह करके संबोधित कर दिया है। तो हम लोग बात करने वाले हैं, आज सरकार की बात करने वाले हैं कि सरकार के अंग क्या क्या होते हैं। तो आम भाषा में आपने जाना होगा कि जो सरकार के अंग होते हैं वो होते कौन कौन से और कैसे कैसे काम करते हैं और क्या क्या यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर प्रभावी किया जाएगा। तो सरकार के अंग आपको बहुत अच्छे से मान लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो बोलेगा सरकार के अंग आपके कितने होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3। एक क्या होता है, विधायिका, दूसरा कौन सा होता है, कार्यपालिका होता है, और तीसरा कौन सा होता है, न्यायपालिका होता है। मैंने जैसे भी आपको बताया था कि पहले ये तीनों शक्तियां किसमें निहित हुआ करती थी, पहले ये तीनों की तीनों शक्तियां राजा में निहित हुआ करती थी। जब यहाँ पे मॉन्टेग्यू ने कहीं ना कहीं इनके सबके कामों को अलग अलग बांट दिया, तब जाकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। एक आपका क्या, विधायिका, अर्थात जो विधि का निर्माण करे। विधायिका बोले तो विधायिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, विधायिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो विधायिका में क्या होगा, विधायिका में यहाँ पर विधि का निर्माण होगा। विधायिका में क्या होगा, विधि का निर्माण होगा। ये विधायिका का काम क्या होगा, ये विधायिका का जो काम होगा वो विधि बनाने का काम करेगी। विधायिका क्या काम करेगी, विधि बनाने का काम करेगी, अर्थात विधि का निर्माण करने का जो दायित्व होगा वो किसका होगा, विधायिका का होगा। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कि इस विधि को लागू करने का, विधि को लागू करने का जो काम होगा वो किसका होगा, वो कार्यपालिका होगा। और अगर जब विधि लागू होगी उसको नहीं लोग मानेंगे तो न्याय करने का काम किसका होगा, न्याय जो करने का काम होगा वो किसका होगा, न्यायपालिका का होगा। अर्थात आप देखेंगे कि जो सरकार जो होती है और उसके कितने अंग होते हैं, सरकार क्या होती है, उसके अंग कितने होते हैं, सरकार के अंग कितने होते हैं, 3 अंग होते हैं सरकार के अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं विधायिका। तो विधायिका जो होती है उसका मुख्य काम क्या होता है, विधायिका का मुख्य काम जो होता है वो क्या होता है, विधि का निर्माण करना होता है। तो भारत के संदर्भ में जो विधायिका के अगर हम लोग भाग पढ़ेंगे तो भारत में जो विधि का निर्माण होता है वो 2 आधार पर होता है। जैसे एक आप देखेंगे कि आपकी एक संघीय कहीं ना कहीं सरकार है, तो संघीय सरकार के लिए कहीं ना कहीं विधि बनाने का, संघीय सरकार जो विधि बनाने का काम करेगी वो किसके लिए करेगी, संघ के लिए करेगी। और एक प्रांतीय सरकार होती है, तो वो प्रांतीय सरकार किसके लिए विधि का निर्माण करेगी, तो प्रांतीय सरकार जो विधि का निर्माण करेगी किसके लिए करेगी, वह राज्य के लिए करेगी। अर्थात हम लोग अगर बात करें तो एक आपकी क्या होती है, संघ की विधायिका होती है। संघ की विधायिका बोले तो ये संसद के संदर्भ में हम बात करेंगे, और राज्य की प्रांत की विधायिका या राज्य की विधायिका बोलें तो ये राज्यों में विधानमंडल की बात करेंगे। मतलब अगर संघीय विधायिका की बात करेंगे तो सीधे हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, संसद की बात करेंगे। और प्रांत की अगर बात करें, राज्य की बात करें तो राज्यों में क्या, विधानमंडल। तो यहाँ पर क्या होता है कि राज्यों में जो विधि का निर्माण करता है वो कौन करता है, राज्यों में जो विधि का निर्माण होता है वह विधानमंडल करता है, और संघ में जो विधि का निर्माण होता है वो कौन करता है, संसद। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जब कोई विधि का निर्माण करा जाएगा तो वह काम कौन करेगा, संसद करेगी। संसद बोले तो केंद्र में। तो केंद्र सरकार जब कोई कानून बनाएगी, तो उस विधि या उस कानून को कहां बनाया जाएगा, उस कानून को
संसद में बनाया जाएगा। उस कानून को कहाँ बनाया जाएगा? संसद में बनाया जाएगा। और जब राज्य कोई विधि का निर्माण करेगी, राज्य कोई विधि का निर्माण करेगी, तो वह राज्य जो विधि का निर्माण करेगी, तो उस विधि को राज्य जो है वो कहाँ बनाएगा? वह विधि निर्माण कहाँ की जाएगी? तो विधानमंडल में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? विधानमंडल में की जाएगी। जैसे संघ जब सरकार बनाती है, तो संघ जब सरकार बनाती है, तो संघ सरकार जो बनाएगी, संसद बनाएगी। संसद क्या होता है? संसद क्या होता है? जैसे अगर हम लोग बात करें संसद किसको कह सकते हैं, संसद हम लोग अगर बात करें तो संसद हम लोग किसको कह सकते हैं? अगर हम लोग आम भाषा में अगर हम इसको बात करेंगे कि संसद क्या होता है, तो संसद के बारे में आपको पता होगा कि जो संसद है ये क्या है। तो संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद का प्रावधान जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में है, संसद क्या होता है? संसद क्या होती है? तो संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 में क्या है? संसद है। और संसद जो होती है इसके अंग कितने होते हैं? संसद के अंग की बात करेंगे तो संसद के अंग कितने होते हैं, और संसद के सदन की बात करेंगे तो संसद के सदन कितने होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के अंग की बात करें, अंग कितने होते हैं? तो अंग संसद के 3 होते हैं। और सदन की बात करें हम लोग तो संसद के सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। संसद के अंग, जैसे अगर हम लोग बात करें जो सदन होते हैं, जैसे हमने बोला राज्यसभा एक होता है, एक क्या होता है? राज्यसभा होता है। और दूसरा क्या होता है? लोकसभा होता है। एक क्या होता है? राज्यसभा होता है और दूसरा लोकसभा होता है। तो लोकसभा का जो प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा है। और अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा है। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा है। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा है। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों जो होते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं, ये क्या होते हैं? सदन होते हैं। संसद के सदन कितने होते हैं? संसद के सदन 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा होता है एक, और एक क्या होता है? लोकसभा होता है। और संसद के अंग कितने होते हैं? संसद के जो अंग होते हैं, तो यही 2 सदन, कौन कौन से सदन? यही 2 सदन, कौन कौन से सदन? एक आपका राज्यसभा, और दूसरा आपका लोकसभा। ये 2 सदन जो थे आपके संसद के, तो ये 2 सदन, और जब तक राष्ट्रपति ना आए, कौन ना आए? राष्ट्रपति। मतलब संसद के अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक संसद का अंग होता है राष्ट्रपति, दूसरा कौन होता है? राज्यसभा, और तीसरा कौन होता है? लोकसभा। तो ये 3 जो कहीं ना कहीं सदस्य उपस्थित होते हैं, तो क्या कहलाएगा? संसद के अंग कहलाएगा। और जब तक ये राज्यसभा और लोकसभा अकेला है, तब तक क्या कहलाएगा? सदन कहलाएगा। मतलब सदन कब तक कहलाएगा? जब तक राज्यसभा और लोकसभा की बात करेंगे, और जैसे ही राष्ट्रपति आ जाएगा तो वही सदन किस में बदल जाएंगे? वही सदन क्या कहलाएंगे? वही सदन आपके संसद कहलाएंगे। मतलब अब आपने समझ लिया होगा संसद क्या होती है। तो जब तक राष्ट्रपति नहीं है तब तक क्या है? जब तक राष्ट्रपति नहीं है तब तक ये क्या है? सदन है। और जैसे ही राष्ट्रपति आएगा वैसे ये क्या कहलाएंगे? वैसे ये क्या बन जाएंगे? वैसे ही ये बन जाएंगे हमारे क्या? संसद बन जाएगी। और संसद के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी कि संसद क्या होती है, संसद के अंग कितने होते हैं। तो यही हम लोग इसमें पढ़ रहे थे कि जो संघ की कार्यपालिका है, और जो संघ की कार्यपालिका है वह कैसे काम करेगी, और कैसे कैसे इसको कहीं ना कहीं हमें समझना है। तो जो संघ की कार्यपालिका होगी, संघ की विधायिका जो है हमारी, वह कैसे काम करेगी? संघ की विधायिका जो हमारी है वह कहाँ काम करेगी? वह संघ की विधायिका हमारी संसद में काम करेगी। कहाँ काम करेगी? संसद में। अर्थात संघ की विधायिका विधि का निर्माण कहाँ करेगी? संसद में विधि का निर्माण करेगी। और संसद जो है वो बन के संसद के कितने अंग होते हैं? वो कैसे संसद का निर्माण कैसे होता है? जब तक राष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा नहीं है या राज्यसभा। अर्थात अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो फिर सीधी सी बात, ये संसद नहीं बनी। अभी संसद कब बनेगी? जब राष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति है नहीं तो क्या है? सदन है। कौन सा सदन है? लोकसभा और राज्यसभा, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन है। जब राष्ट्रपति होगा तो क्या बन जाएगा? संसद। और संसद बन जाएगी तो क्या होगी? संघ की विधायिका होगी। और संघ की विधायिका अर्थात केंद्र के लिए केंद्र सरकार जो है ये विधि का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर विधायिका का मतलब समझ में आया होगा कि जब संघ की विधायिका विधि का निर्माण जब करती है तो विधि का निर्माण कहाँ करती है? संसद में। और संसद कब बनकर तैयार होती है? जब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होंगे तो संसद बनकर के तैयार हो जाएगी। और
राज्य की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रांत की विधायिका जो होती है, प्रांत की विधायिका कहाँ, प्रांत की विधि का निर्माण कहाँ पर होता है? तो प्रांत की विधि का निर्माण होता है कहां पर? विधानमंडल में होता है। और विधानमंडल में क्या होता है? विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल होता है। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। तो आपको चीजों को ध्यान में रखना। बहुत से राज्यों में क्या है? बहुत से राज्यों में विधान परिषदें नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषदें हैं। क्या आपको पता है कि कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ कि कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है। बाकायदा क्रमवार नाम लिख करके कहीं ना कहीं आप बताएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि राज्य, यदि किसी राज्य में विधि का निर्माण होना है, यदि किसी राज्य में विधि का निर्माण होना है, तो विधि का निर्माण राज्य के लिए कहां पर होता है? विधानमंडल में होता है। विधानमंडल जो होता है वो, विधानमंडल जो होता है वो किस किस से? एक तो राज्यपाल, विधानमंडल राज्यपाल, और क्या? विधान सभा, और क्या? विधान परिषद। विधान परिषदें कितने राज्यों में हैं? क्वेश्चन आपको ये पूछा है हमने कि विधान परिषदें जो है सारे राज्यों में तो विधान परिषदें होती नहीं, तो जिन राज्यों में विधान परिषदें नहीं होती हैं उन राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल मिलकर के विधानमंडल कहीं ना कहीं कहलाते हैं। राज्यपाल और विधानसभा मिलकर के विधानमंडल कहलाते हैं। और यही विधानसभा राज्य के लिए विधि का कहीं ना कहीं निर्माण करती है। यही विधानसभा जो है वो क्या करती है? राज्य के लिए विधि का निर्माण करती है। तो ये क्या होती है? किसी राज्य के लिए विधि का निर्माण जो होता है, किसी राज्य के लिए कानून का निर्माण होता है, वो कौन करता है? विधानमंडल करता है। विधानमंडल में कौन कौन? राज्य विधानमंडल में कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है इन दोनों के साथ मिलकर के विधि का निर्माण कर सकता है, क्योंकि हर एक राज्य में विधान परिषदें नहीं है। तो आपने देखा होगा विधायिका का स्वरूप जो है वो इस प्रकार से देखा है। विधायिका का स्वरूप आपने दो भागों में वर्गीकृत देखा है। भारत के संदर्भ में एक संघ की सरकार और एक राज्य की सरकार जब विधि का निर्माण करती है तो इन दोनों को विधि का निर्माण करने का कहीं ना कहीं अधिकार दिया गया है। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं कि जो दूसरा कहीं ना कहीं अंग है वो कौन सा है? कार्यपालिका है। कार्यपालिका क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि कार्यपालिका भी कहीं ना कहीं जब विधि का निर्माण अगर हो रहा है दो जगह, तो कहीं ना कहीं उसको लागू भी तो दो जगह किया जा रहा होगा। जैसे अगर हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि सर्वोच्च, अगर कोई विधि सर्वोच्च विधि है, अगर कोई विधि संघ सरकार ने बनाई है तो राज्य सरकार तो उसको लागू करेगी ही करेगी। संघ सरकार द्वारा बनाई गई कोई विधि है तो उसको राज्य सरकार को मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे हमने आपातकालीन शक्तियों में बताया है कि यदि किसी संघ के द्वारा बनाई गई कोई विधि, यदि किसी संघ के द्वारा बनाई गई कोई विधि या संघ सरकार ने कोई सुझाव राज्य को दिया है और राज्य ने उस सुझाव को मानने से मना कर दिया, राज्य उस सुझाव को नहीं मान रहा है, तो किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री से कहलवा करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? क्या वीडियो देखी है? अगर देखी है तो फिर आंसर बनता है, और आंसर आप दो कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री के कहने पर एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो हम लोग बात कर रहे थे कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका को भी बिल्कुल विधायिका की भांति हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक क्या है आपकी? एक आपकी संघ की कार्यपालिका है और दूसरी आपकी प्रांत की कार्यपालिका है। प्रांत की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका मतलब सीधी सी बात है, जो संघ की विधायिका ने यहाँ पर क्या, जो संघ की विधायिका ने यहाँ पर विधि का निर्माण किया है और जो प्रांत की विधायिका ने यहाँ विधि का निर्माण किया, उन विधियों को लागू करने का दायित्व जो होगा वो किसका होगा? कार्यपालिका का होगा। विधि को लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका करवाएगा। तो कार्यपालिका के, संघ की कार्यपालिका के कितने अंग? दो। कौन कौन से? एक तो आपका स्थायी अस्थायी कहीं ना कहीं कार्यपालिका सदस्य हैं, और दूसरा आपका कौन है? अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य। स्थायी कार्यपालिका के सदस्य कौन हो सकते हैं? स्थायी कार्यपालिका के सदस्य ऐसे लोग जो विधि को लागू करने के लिए कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी होते हैं। ऐसे लोग जो विधि को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो नौकरशाही व्यक्ति होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। क्या वह 5 साल के लिए आते हैं? नहीं ना। सरकारें जो होती हैं, वह सरकारें जो होती है विधि को लागू करवाती है ना, तो किसके द्वारा करवाती है? जैसे प्रत्येक राज्य में सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो सरकार जब कहीं ना कहीं भंग हो जाती है तो उस सरकार का संचालन कौन करता है? जो राज्य का मुख्य सचिव होता है, वही एक तरीके से मुख्यमंत्री मानो उसको। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, और राज्य का मुख्यमंत्री जब होता है तो वह संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता और उस समय राष्ट्रपति शासन राज्य में लग जाता है। तो राष्ट्रपति या तो राज्यपाल के द्वारा या फिर उस राज्य का जो मुख्य सचिव होता है, तो मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव सरकारी कहीं ना कहीं व्यक्ति है, अर्थात कहीं ना कहीं यही कौन है? ये अधिकारी है। ये कौन है? यही अधिकारी है।
तो ये कैसा स्थायी है? क्या ये 5 साल बाद बदल जाएगा? नहीं ना। 5 साल बाद बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा। नौकरशाही जो व्यक्ति होते हैं ये स्थायी सदस्य होते हैं। जितने कर्मचारी होते हैं कैसे होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं। सरकार को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बनाई गई जो विधि होती है उसको लागू करवाने का मुख्य कहीं ना कहीं आधार किसका होता है? ये होता है। और ये जो स्थायी सदस्य होते हैं ये कहीं ना कहीं किसके आधार पर? इन व्यक्तियों के। ये कैसे सदस्य होते हैं? अस्थायी होते हैं। संघ की कार्यपालिका के ये अस्थायी सदस्य होते हैं। संघ की कार्यपालिका के सदस्य कैसे होते हैं? अस्थायी। क्यों? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आधार पर रहेगा। उपराष्ट्रपति ये भी कहीं ना कहीं हमेशा के लिए कहीं ना कहीं स्थायी पद तो नहीं, ना तो कोई हमेशा राष्ट्रपति रह सकता, ना ही कोई हमेशा उपराष्ट्रपति रह सकता, ना ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रह सकता, ना ही कोई मंत्रिपरिषद का कहीं ना कहीं सदस्य यहाँ स्थायी रूप से रह सकता। प्रधानमंत्री क्या होता है? ये क्या होते हैं? बदलते ही रहते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर यहाँ पर लोकसभा भंग हो जाती है, अगर यहाँ पर क्या हो रही, लोकसभा भंग हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं अगला प्रधानमंत्री आएगा। लेकिन क्या लोकसभा जब भंग हो जाएगी तो मुख्य सचिव जो होगा वही होगा, मुख्य सचिव जो होगा वही होगा। अर्थात कोई व्यक्ति विशेष कहीं ना कहीं हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पर क्या है? कोई भी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है, कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी, तो व्यक्ति बदला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये जिम्मा कहीं ना कहीं सौंपेगा। अर्थात जब से नौकरी कर रहे होंगे, जब तक रिटायरमेंट नहीं होंगे, तो बीच में से उनको कहीं ना कहीं उनको पद से ऐसे जब तक कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कृत्य में लिप्त नहीं पाए जाते तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री को 5 साल बाद जनता के सामने कहीं ना कहीं जवाब देना होता है कि 5 साल हमने सरकार चलाई, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोबारा फिर सरकार बने, और अगर नहीं अच्छी लगी तो किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाए। तो ये कितने समय के लिए? 5 साल के लिए तो है। मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये क्या है? ये कैसे? ये हमारे स्थायी सदस्य नहीं होते। ये कैसे होते हैं हमारे? ये हमारे अस्थायी सदस्य होते हैं। ये सदस्य कैसे होते हैं? हमारे अस्थायी सदस्य होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका के स्थायी और अस्थायी सदस्य क्लियर हुए होंगे कि जो नौकरी में होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो कैसे होते हैं? वह स्थायी होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये अस्थायी होते हैं। मतलब पुलिस जो होती है, दरोगा जो होते हैं, सीओ जो होते हैं, एसएसपी जो होते हैं, बस ये किसके गुणगान करते हैं? जिनकी सरकारें होती हैं। जैसे कोई मुख्यमंत्री बदला, कोई प्रधानमंत्री बदला, तो जो मुख्यमंत्री जो कहीं ना कहीं बदलेगा वैसे ही कहीं ना कहीं उनका गुणगान करने लगते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं ये किसके आधार पर? इनके आधार पर। क्योंकि सारे के सारे पदों को पदोन्नति करना, सबको पोस्टिंग देना, सबको ट्रांसफर करना, किसको कौन से स्थान पर भेजना, ये सब कहीं ना कहीं ये सदस्य कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठकर डिसाइड करते रहते हैं। तो कार्यपालिका आपने देखी होगी, संघ की कार्यपालिका कितने भागों में? 2 भागों में। एक आपका कैसा है? स्थायी और एक अस्थायी सदस्यों में। ऐसी सेम आपकी प्रांत की कार्यपालिका, ऐसी हमारी कैसी है? सेम हमारी कौन सी? प्रांत की कार्यपालिका। और प्रांत की कार्यपालिका जो है वो कैसी है? वो भी हमारी कैसी है? स्थायी और अस्थायी होती है। प्रांत की कार्यपालिका में अस्थायी कौन हो जाएगा भाई? सीधी सा राज्यपाल हो जाएगा। और कौन हो जाएगा? राज्यपाल क्या हमेशा बना रहेगा? नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल कहीं ना कहीं पद पर रह सकता है। हो सकता है राज्यपाल 10 दिन में बदल जाए, हो सकता है राज्यपाल, राष्ट्रपति जब तक कहीं ना कहीं नहीं चाह रहा तब तक कहीं ना कहीं पद पर बना रहेगा। दूसरा मुख्यमंत्री, बिल्कुल सेम ऐसे यहां पर जैसे प्रधानमंत्री जो है कि 5 साल तक आपने क्या काम किया, वैसे मुख्यमंत्री को बिल्कुल सेम राज्य में जवाब देना पड़ता है कि भैया 5 साल तक हमने ये किया। और क्योंकि लोकतंत्र है तो चुनाव होगा, और चुनाव अगर हो रहा है और दोबारा फिर से कहीं ना कहीं जीत के आ जाता है तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं है, नहीं तो किसी नए चेहरे को कहीं ना कहीं फिर से कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पे अस्थायी सदस्य कौन है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है। और प्रांत की कार्यपालिका में स्थायी सदस्य कौन है? सेम वही है जो यहाँ पर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपके नौकरशाही व्यक्ति होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर जो होते हैं आपके, तो वही उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेम नौकरशाही अधिकारी और कर्मचारी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आपने देखा कि सरकार के अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? सरकार के अंग 3 होते हैं। और 3 सरकार के अंगों में आपने कितने सरकार के अंग क्लियर कर लिए हैं? 2 कर लिए। कौन कौन से? एक विधायिका, विधायिका बोले तो जो विधि का निर्माण करे, और कार्यपालिका जो विधि को लागू करे। और जब विधि बन गई है और विधि लागू की गई है, विधि को ना मानने वाले लोग, अगर विधि को नहीं मान रहे व्यक्ति, तो फिर क्या है? न्यायपालिका है। फिर कौन है? न्यायपालिका। अगर विधि को बना दिया गया और विधि को लागू कर दिया गया, और लागू करने के समय कोई विधि का उल्लंघन कर रहे हैं, उस विधि को जो लागू किया गया नहीं मान रहा है, तो फिर क्या है? फिर यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं तीसरा अंग कौन सा? न्यायपालिका। अर्थात सरकार का जो तीसरा अंग जो होता है वो क्या होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे भारत में कैसा है? न्यायपालिका हमारे भारत में एकीकृत है। जैसे अभी तक आपने विधायिका के बारे में अभी आपने देखा था, जो आपने
विधायिका के बारे में, विधायिका के बारे में जाना, और जो आपने कार्यपालिका के बारे में जाना था, पालिका के बारे में जाना, तो यहाँ पे आपने संघ और राज्य के बारे में पढ़ा होगा। संघ की सरकारें अलग होती है, राज्य सरकारें अलग होती है। संघ की कार्यपालिका आपकी अलग होगी और राज्य की कार्यपालिका आपकी अलग होगी। तो आपने अभी तक दोनों चीजें स्पष्ट रूप से जानी थी। लेकिन भारत में न्यायपालिका जो सरकार का अंग है, ये कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में ये किस प्रकार की न्यायपालिका है? ये हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है। मतलब यहाँ पर जरूर राज्यों का एक सबसे बड़ा न्यायालय, किसी राज्य का एक सबसे बड़ा न्यायालय कौन हो सकता है? हाई कोर्ट हो सकता है, उच्च न्यायालय हो सकता है। हमारे राज्यों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा? हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। लेकिन यह उच्च न्यायालय अपना निर्णय, अपने विधि को क्या सिर्फ राज्य स्तर तक नहीं, हमारा उच्च न्यायालय जो है ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय को जवाबदेही है। हमारा उच्च न्यायालय जो है ये क्या है? ये सर्वोच्च न्यायालय का जवाबदेही है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का निचला न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का निचला न्यायालय उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय का निचला न्यायालय कौन सा? अधीनस्थ न्यायालय है। अर्थात आप इसको स्पष्ट रूप से समझो कि भारत में जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो इन तीनों चीजों को समझ लेना। इनमें सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है। और ये किसके, हाई कोर्ट किसके अधीन है? सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अधीन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा हाई कोर्ट के अधीन है। मतलब कि अगर कोई भी फैसला विधि से संबंधित या कोई भी कानून यहाँ पर है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहीं ना कहीं आपने किसी मामले की सुनवाई हुई और आपको उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा अंतिम अपीलीय न्यायालय, अर्थात भारत में राज्यवार और संघवार अलग अलग व्यवस्थाओं को, अलग अलग न्यायिक प्रक्रियाओं को बांटा नहीं गया। पूरे देश की न्यायिक प्रक्रिया कैसी है? एक है। पूरे देश की न्यायिक प्रक्रिया कैसी है? हमारी एक है। जैसे आपने देखा राज्य का मुख्यमंत्री अलग है, तो राज्य का मुख्यमंत्री अलग, वो अपना कहीं ना अलग चल रहा है, अलग विधि का निर्माण कर रहा है, अलग विधि लागू कर रहा है। संघ का अलग कहीं ना कहीं विधि बनाने का प्रावधान है और संघ का अलग कहीं ना कहीं विधि बनाई जा रही, लागू की जा रही। लेकिन यहाँ पर संघ और राज्य में न्यायपालिका को नहीं बांटा गया। पूरे देश में न्यायपालिका हमारी कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका? एकीकृत न्यायपालिका है। देश में सबसे बड़ा कहीं ना कहीं क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। दूसरा कौन सा है? इस सर्वोच्च न्यायालय। राज्य का सबसे बड़ा कौन है? ये राज्य का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और जिले का सबसे बड़ा कौन है? जिले का सबसे बड़ा कौन है? ये जिले का हमारा सबसे बड़ा कौन है? जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ध्यान दो, सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय से नीचे कौन है? उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय से नीचे कौन है? जिला न्यायालय, जिला न्यायालय से नीचे कौन है? मुंसिफ न्यायालय, और मुंसिफ न्यायालय के बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो न्याय पंचायत। मतलब न्याय व्यवस्था को हम लोग कहीं ना कहीं एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाते हैं। और एकीकृत न्याय व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? एकीकृत न्याय व्यवस्था को हम लोगों ने 5 भागों में बांटने का काम किया है। एकीकृत न्याय व्यवस्था कितने भागों में बांटने का काम किया है? 5 भागों में बांटने का काम किया है। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, इसी को हम लोग अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायालय को क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। और अधीनस्थ न्यायालय में कोई फौजदारी मामला जब आता है, तो जब कोई फौजदारी मामला आता है तो उसको कहीं ना कहीं जो सुनने वाला जो जज होता है उसको बोलेंगे हम लोग सत्र न्यायाधीश। जैसे मारपीट का कोई मामला आ गया, तो मारपीट का मामला आ जाता है, तो उसकी सुनवाई कौन करता है? उसकी सुनवाई करेगा कौन? सत्र न्यायाधीश उसकी सुनवाई करता है। और जो दीवानी मामला होता है, जमीन जायदाद से कहीं ना कहीं जो विवाद होते हैं, उसकी सुनवाई जो करता है वो कौन करता है? वो डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं जो जिले का जो होता है वो कौन होता है? जज होता है। जो जिला जज होता है वो क्या करता है? वो दीवानी मामले की सुनवाई करता है। और अगर आपका जिला महानगर में है, अगर आपका जिला महानगर में है, तो सबसे बड़ा आपका अधिकारी कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? कलेक्टर हो जाएगा। और अगर छोटा जिला है तो वही जो डीएम होता है, जिला अधिकारी जो होता है, वो राजस्व का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अधिकारी होता है। अर्थात राजस्व संबंधी जो मामले होते हैं उसकी सुनवाई कौन करता है? उसकी सुनवाई करेगा जिलाधिकारी, डीएम करेगा। छोटे जिले होते हैं उनमें कौन? जिला अधिकारी को कहीं ना कहीं दोनों इकाइयों के कार्य सौंप दिए जाते हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे जो जिले हैं, उन जिलों में एक डीएम होता है, एक जिलाधिकारी होता है, जो राजस्व को भी देखेगा और प्रशासन को भी देखेगा। लेकिन अगर कोई महानगर है तो उस महानगर में प्रशासनिक इकाइयों को
डीएम देखता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, और जितने भी आपके कहीं ना कहीं राजस्व संबंधी मामले आते हैं इनको कौन देखता है, इनको कलेक्टर देखता है। तो कलेक्टर और डीएम में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, जो वो आपने देखा होगा। दोनों एक ही होते हैं, दोनों आईएएस अधिकारी ही होते हैं, दोनों कहीं ना कहीं यूपीएससी पास आउट होते हैं, लेकिन कार्य जो सौंपे जाते हैं, किसी को क्या दे दिया गया, किसी को दे दिया गया कलेक्टर, किसी को बना दिया गया। तो कलेक्टर अगर बना दिया गया तो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कलेक्टर साहब आ रहे हैं, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। इसका मतलब कलेक्टर का मेन काम क्या होता है, कलेक्टर का मेन काम होता है राजस्व से जुड़े मामले को कहीं ना कहीं देखने का काम करता है कौन, कलेक्टर। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होता है, ये क्या प्रशासनिक मामलों को कहीं ना कहीं देखने का काम करता है। जो छोटे जिले होते हैं वहां पर जो डीएम होता है वो दोनों मामले कहीं ना कहीं देखता है। अर्थात दोनों मामले कैसे देखता है, जो डीएम होता है राजस्व मामले जिले में तहसीलदार से करवाता है, और आदेशित कौन करता है, जो होता है कौन, डीएम जो होता है वो उसको आदेशित कराने का काम करता है। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी, और जब चीज़ें समझ में आई होंगी तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग आगे क्लास फिर से मिलते हैं इसी अगली क्लास में। लेकिन क्या आपको पता है ये सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? क्या आपको पता है उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? क्या आपको पता है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का गठन कब किया गया था? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय किस स्तर पर कार्य करता है? मुंसिफ न्यायालय क्या होता है? न्याय पंचायत क्या होता है? मुंसिफ न्यायालय के बारे में मालूम है? न्याय पंचायत के बारे में मालूम है? नहीं मालूम है तो लगातार हमसे जुड़े रहिए, हम लोग कहीं ना कहीं अगली कक्षाओं में इन पर भी चर्चाएं करेंगे। तो आप दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जरा उनको बताते जाओ, या अगर आते हैं तो मुझे बताओ कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? पहला, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था? पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन समझते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो आपके हो सकते हैं दो क्वेश्चन, दो आंसर हो सकते हैं कि एक स्वतंत्रता के बाद और एक आपका स्वतंत्रता से पहले। तो जब स्वतंत्रता से पहले अगर आपका कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया कि स्वतंत्रता से पहले तो किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था? किस एक्ट के तहत? कोई ना कोई एक एक्ट होगा ना, किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था? 1774 के तहत हुआ था। चलो 1774 के तहत कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। तो यहाँ पर पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय का जब गठन हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जब हुआ था तो यहाँ पे कोई ना कोई सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाकर भेजे गए होंगे। तो कौन भेजे गए थे? एलिजा एम्पे। कौन भेजे गए थे? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन भेजे गए थे यहाँ पर बना करके? एलिजा एम्पे। इस तरीके से क्वेश्चन आपको ध्यान देने, क्योंकि परीक्षा में से सर्वोच्च न्यायालय का जब कहीं ना कहीं गठन हुआ था तो कहाँ पर स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय का? पहली स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहली स्थापना कहाँ हुई थी ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन स्वतंत्रता के बाद जो हुआ था स्वतंत्र भारत में, तो कहाँ पर हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना स्वतंत्रता के बाद कहाँ? स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऐसी सेम क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछेगा। क्या पूछ लेगा बताओ भाई? उच्च न्यायालय का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? उच्च न्यायालय का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? कौन से एक्ट? कोई ना कोई एक्ट आया था, जैसे वहां पर 1774 का एक्ट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है, तो यहाँ पर कौन सा था? 1761 या 1861? कौन सा एक्ट के तहत हुआ था? जो यहाँ पर भारत में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ है वो किस एक्ट के तहत हुआ है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत हुआ है। दूसरा पूछेगा कि भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय का गठन, सबसे पहले उच्च न्यायालय का गठन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है उच्च न्यायालय का गठन? कहाँ हुआ है? कब हुआ है? 1862 में हुआ। कब हुआ पता नहीं हमें, लेकिन आपको बताना कि आपको कैसे, क्योंकि अभी हम क्लास नहीं ले रहे ना उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट नहीं पढ़ा रहे, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान देना है कि अगर आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है तो 1861 के एक्ट के तहत हुआ था। कहाँ? सबसे पहले 1862 में कितने? 3 जगह उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। अब आपसे इतना नहीं पूछ रहा है तो फिर इसी हाई कोर्ट से पूछ लेगा कि नवीनतम उच्च न्यायालय यहाँ पर कितने हैं। तो जैसे आपने देखा हो सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में एक ही है। सर्वोच्च न्यायालय जो है पूरे भारत में क्या है? एक ही है। सबसे बड़ा न्यायालय कौन? सर्वोच्च न्यायालय। और पूरे भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? अभी नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा बना? किस राज्य को नवीनतम उच्च न्यायालय दिया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो न्यायालय है वो कौन सा है? तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। पूछ लेगा आपसे उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी से यूपी का अगर आप एग्जाम देने वाले तो यूपी हाई कोर्ट का गठन कब किया गया था?
तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्या पता है? जब हम लोग हाईकोर्ट पढ़ेंगे तो उसको स्पष्ट रूप से जानेंगे, लेकिन आपको बता दें यूपी में हाईकोर्ट का गठन कब किया गया? 1866 में किया गया था। कौन सा? इलाहाबाद नाम से कहीं ना कहीं जाना जाता है, जिसका नाम बदल दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। तो यूपी में हाईकोर्ट का गठन 1861 में हुआ था। ऐसे आपसे हाईकोर्ट से और क्वेश्चन पूछ ले। संघ शासित राज्य दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? संघ शासित राज्य दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? इस तरीके से आपको तैयार करना है। हालांकि हम अभी आपका जो कहीं ना कहीं स्टैटिक और करंट की जो मंथली जो कहीं ना कहीं बनेगी जो क्लासेस, उनको भी हम अभी प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी लाने का प्रयास करेंगे कि बन जाए उसी दिन कहीं ना कहीं अपलोड कर देंगे। पूरा मंथली एक एक महीने का पूरा स्टैटिक और पूरा विविध की क्लासेस जो होंगी वो भी आपको कहीं ना कहीं समय से पहले मिल जाएंगी। तो अभी बहुत सारे टॉपिक हम लोग ऑफलाइन में कवर कर चुके हैं और अब सारे के सारे टॉपिक हम इस ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर किसी को कोई समस्या है या कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, और बहुत से लोगों के पास तो अभी नंबर भी है तो हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।